हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। मैं सीए प्रीति आज के वीडियो में जीएसटी अमेंडमेंट्स टेकअप करूंगी जो नवंबर 2020 में होने वाले सीए, सीएस और सीएमए फाइनल एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपोजिशन स्कीम में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में गिवन है। सेक्शन 10(1) का सेकेंड प्रोविजन कहता है कि अगर कोई पर्सन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। इस प्रोविजन में एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। लिमिट सेज 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब आपको दो अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, उसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा वो आपकी लिमिट हो जाएगा। और अगर आप एक्चुअल में इस लिमिट के अंदर सर्विसेज सप्लाई करते हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अब इस प्रोविजन में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जो कहता है कि वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करते टाइम डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट मिली एग्जेम्प्टेड इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सपोज करो किसी पर्सन का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ₹55 लाख है। इसमें एग्जेम्प्ट इनकम अगेंस्ट लोन्स एंड एडवांसेस 4 लाख रुपीस की है जो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस केस में 10% ऑफ टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम हम 51 लाख रुपीस कंसिडर करेंगे, मतलब 55 लाख रुपीस माइनस 4 लाख रुपीस। कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड सेकेंड अमेंडमेंट सेक्शन 10(2) में हुआ है। सेक्शन 10(2) कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 10(2) में एक नया क्लॉज F ऐड हुआ है विच सेज कंपोजिशन स्कीम सीटीपी और एनआरटीपी को नहीं मिलेगी। ये रेस्ट्रिक्शन पहले सीजीएसटी रूल्स में थी और अब गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को सीजीएसटी एक्ट में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एक नया सबसेक्शन 2A ऐड हुआ है सेक्शन 10(2) के बाद में। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कंपोजिशन स्कीम प्रिस्क्राइब कर रखी है ऐसे लोगों के लिए जिनको कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 अलाउड नहीं है। इस स्कीम को कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स या स्पेशल कंपोजिशन स्कीम भी कहते हैं। ये स्कीम कहती है कि अगर किसी पर्सन का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस तक है तो उसको इस साल 50 लाख रुपीस तक के टर्नओवर पर 6% की कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना है। ये स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सिटी रेट के थ्रू नोटिफाई की गई थी। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सीजीएसटी एक्ट में ऐड कर दिया है बाय एडिंग न्यू सबसेक्शन 2A टू सेक्शन 10। स्कीम एग्जैक्टली वही है, बस पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 में थी और अब सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10 में। इस नोटिफिकेशन में 2 एक्सप्लेनेशंस भी थे जो गवर्नमेंट ने अब सेक्शन 10 के एंड में ऐड किए हैं। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि पहले ये एक्सप्लेनेशंस सिर्फ स्पेशल कंपोजिशन स्कीम पर एप्लीकेबल होते थे, पर अब दोनों टाइप की कंपोजिशन स्कीम्स पर एप्लीकेबल होंगे। ये दोनों एक्सप्लेनेशंस न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होते हैं। इनकी लैंग्वेज को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक उनका टर्नओवर 20 लाख रुपीस था। 17 अगस्त से दिसंबर 2020 के बीच में उनका टर्नओवर 30 लाख रुपीस और जनवरी से मार्च 2021 के बीच में उनका टर्नओवर 20 लाख रुपीस था। मतलब 16 अगस्त तक मिस्टर एक्स का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं थे। उनको 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन लेना है। मिस्टर एक्स कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2A के लिए एलिजिबल है। इश्यू ये है कि उनको 6% की कंसेशनल रेट कब तक मिलेगी। वो 50 लाख तक का टर्नओवर जिस पर कंसेशनल रेट अप्लाई होगी, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद यानी 17 अगस्त से काउंट किया जाएगा या फिर 1 अप्रैल 2020 से जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं थे। इस इश्यू को ये 2 एक्सप्लेनेशंस क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि 16 अगस्त तक का 20 लाख रुपीस का टर्नओवर 50 लाख रुपीस की लिमिट को कंप्यूट करते टाइम काउंट किया जाएगा, मतलब उसके अंदर इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स को कंपोजिशन स्कीम सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि टैक्स पेमेंट के लिए जो टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा उसमें थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से पहले वाला टर्नओवर
यानी कि 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक का टर्नओवर काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब टैक्स 17 अगस्त से 31 दिसंबर वाले टर्नओवर पर ही देना है। ये दो एक्सप्लेनेशंस एक और बात क्लैरिफाई करते हैं कि लोन्स और एडवांसेस के अगेंस्ट मिली एग्जेम्प्टेड इनकम को टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। मतलब अगर हमारे एग्जाम्पल में ये इनकम गिवन होती तो हम उसको टर्नओवर में ऐड नहीं करते, ना तो लिमिट काउंट करने के लिए और ना टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड अमेंडमेंट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज पर जो रिवर्स चार्ज लगता है उस एंट्री में चेंज हुआ है। सप्लायर का डिस्क्रिप्शन है वो गवर्नमेंट ने चेंज किया है। बिफोर अमेंडमेंट ये एंट्री प्रिस्क्राइब करती थी कि अगर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने 2.5% CGST की रेट ऑप्ट कर रखी है तो ही उस पर RCM लगेगा। ओल्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग RCM तभी एप्लीकेबल होता था जब सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसने 5% की रेट ऑप्ट कर रखी है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स RCM में कवर नहीं होते थे एज पर ओल्ड लैंग्वेज। अब गवर्नमेंट ने डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर चेंज कर दिया है। आफ्टर अमेंडमेंट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस में 2 टाइप के सप्लायर्स कवर्ड है। एक तो वो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और दूसरे वो जो रजिस्टर्ड तो है पर 5% यानी विदाउट क्रेडिट वाली रेट ऑप्ट कर रखी है। इस अमेंडमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए बोर्ड ने एक सर्कुलर भी इश्यू किया है 31 दिसंबर 2019 को। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो RCM लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फर्स्ट कंडीशन, मोटर व्हीकल पैसेंजर वाला होना चाहिए, यानी कार, बस एटसेट्रा। गुड्स वाले व्हीकल्स इस एंट्री में कवर्ड नहीं होंगे। सेकेंड कंडीशन, सप्लायर जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है उसमें फ्यूल की कॉस्ट यानी पेट्रोल डीजल के चार्जेस इंक्लूड होने चाहिए। अगर फ्यूल का एक्सपेंस रिसिपिएंट दे रहा है तो फिर ये केस इस एंट्री में कवर नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल्स, HF एटसेट्रा पर ही RCM आएगा। कंपनीज के केस में RCM नहीं लगेगा। फोर्थ, सप्लायर या तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए या रजिस्टर्ड तो है पर 5% वाली इफेक्टिव रेट यानी कि विदाउट क्रेडिट वाले ऑप्शन में है। मतलब अगर सप्लायर क्रेडिट ले रहा है तो RCM नहीं लगेगा। लास्ट कंडीशन, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। मतलब अगर इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो RCM नहीं लगेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट एग्जेम्पशन से रिलेटेड है और एंट्री नंबर 41 में हुआ है। बिफोर अमेंडमेंट ये एंट्री कहती थी कि लॉन्ग टर्म लीज के अगेंस्ट में दिया गया अपफ्रंट अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा अगर लीज पीरियड 30 इयर्स या उससे ज़्यादा का है, लीजिंग या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की है या फिर प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, लेसर ऐसी स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या अंडरटेकिंग्स है जिसमें 50% या ज़्यादा की ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की है, और लेसी इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपर है। डेवलपर या तो इंडस्ट्रियल एरिया या फाइनेंशियल बिजनेस एरिया को डेवलप करने में एंगेज्ड होना चाहिए। इस एंट्री में 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक तो गवर्नमेंट ने ये 50% की ओनरशिप वाला क्राइटेरिया रिड्यूस करके 20% कर दिया है और सेकेंडली 4 कंडीशंस अटैच कर दी है इस एंट्री के साथ। फर्स्ट कंडीशन ये है कि लीज्ड प्लॉट्स सिर्फ इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल एक्टिविटी में ही यूज होंगे। अब एक्चुअल में ये प्लॉट्स यूज हो रहे हैं या नहीं वो चेक कौन करेगा। सेकेंड कंडीशन कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट इस एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी। अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो लायबिलिटी किसकी होगी। थर्ड कंडीशन कहती है कि सारी पार्टीज जो उस चेन में इन्वॉल्व है वो सब जॉइंटली और सीवियरली लायबल होंगी। एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसने मिस्टर एक्स को लीज पर एक प्लॉट दिया था। मिस्टर एक्स ने उस प्लॉट को फर्दर मिस्टर वाई को लीज पर दे दिया और मिस्टर वाई ने उसको इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं किया। इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तीनों ही लायबल होंगे जॉइंटली और सीवियरली टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए। लास्ट कंडीशन है कि उस प्लॉट से रिलेटेड हर लीज एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट ये स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि उस प्लॉट पर
जीएसटी एग्जेम्पशन क्लेम की गई है और हर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है और नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 आईजीएसटी में हुआ है। ये नोटिफिकेशन नोटिफाइड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करती है। पहले इसमें फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक ही एंट्री थी, अब गवर्नमेंट ने इसमें एक और एंट्री ऐड कर दी है। ये एंट्री रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। ये एंट्री कहती है कि इन सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान ली जाएगी अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। लेट्स चेक दीज कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, सर्विस है वो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉलिंग यानी कि एमआरओ सर्विसेज होनी चाहिए। अगर सिर्फ इंजन या एयरक्राफ्ट के किसी पार्ट पर एमआरओ सर्विसेज परफॉर्म की गई है तो भी इस एंट्री में कवर होगी। सेकेंड, सप्लायर एनी पर्सन और रिसिपिएंट भी एनी पर्सन हो सकता है, मतलब ये एंट्री इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी, हर तरह के सप्लायर्स और रिसिपिएंट्स को कवर करती है। थर्ड, रिसिपिएंट है वो एमआरओ सर्विसेज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अवेल करे, मतलब अगर रिसिपिएंट एयरक्राफ्ट पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो वो ट्रांजैक्शन इस नोटिफिकेशन में कवर नहीं होगा और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस में जाकर डिटरमाइन किया जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान ली जाएगी। अब ये एंट्री ये कहीं मेंशन नहीं करती है कि सप्लायर और रिसिपिएंट इंडिया के होने चाहिए या आउटसाइड इंडिया के, बट क्योंकि ये नोटिफिकेशन सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में इश्यू हुई है तो ये मैंडेटरी है कि या तो सप्लायर नहीं तो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए। अगर दोनों ही इंडिया के हैं तो सेक्शन 13 ही एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ सेक्शन 12 लगेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जाकर डिटरमाइन की जाएगी। इसलिए क्वेश्चन में अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में जाकर डिटरमाइन होगी। अगर दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया का है तो चेक करो, अगर नोटिफिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 के नॉर्मल प्रोविजंस में जाकर डिटरमाइन की जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। ये अमेंडमेंट रूल 31A ऑफ सीजीएसटी रूल्स में हुआ है। रूल 31A लॉटरी के केस में वैल्यूएशन कैसे होगा ये बताता है। बिफोर अमेंडमेंट लॉटरी के केस में 2 टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब थी। अगर लॉटरी रन बाय स्टेट है तो 12% और लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट है तो 28%। अब सिर्फ एक ही रेट नोटिफाई कर रखी है गवर्नमेंट ने, विच इज 28%। इसलिए रूल 31A(2) में भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। अमेंडेड रूल सेज value of supply in case of lottery shall be higher of 2 amounts, 100 divided by 128 of face value of ticket or 100 divided by 128 of price notified in official gazette। आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकेंड पार्ट के साथ see you soon। Make sure to like, share and subscribe। Happy learning।